हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्लेन, है ना। एक प्लेन 3D में अपन कैसे देखेंगे, एक प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। हाउ टू, है ना, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। प्लेन किसको बोलते हैं और प्लेन की इक्वेशन अपन कैसे निकालेंगे, आज की क्लास में अपन ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आते हैं व्हाट इज प्लेन, ठीक है। एक प्लेन होता क्या है? तो एक प्लेन क्या, एक सरफेस है ना। जैसे ये बोर्ड है ना, बोर्ड, ये बोर्ड का जो सरफेस है इट्स ए प्लेन। वो सरफेस की क्या खूबी होनी चाहिए वो अपन लिखते हैं ना। तो वो कोई भी सरफेस प्लेन कब होगा? इफ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स will completely lie on the surface. Then that surface is called plane. तो ये इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी दो पॉइंट उठाए अपन ने, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन उस कंप्लीटली उस सरफेस के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन इस प्लेन की बात करें, यदि ये सरफेस प्लेन है तो इस पे ये कोई भी दो पॉइंट अपन ने उठाए और उनको ज्वाइन किया तो वो सरफेस के ऊपर ही आ रहा है ना पूरा लाइन, ठीक है। तो ये बात करते हैं अपन प्लेन के लिए, ठीक है। तो कोई कर्वेचर वाला होगा तो उसमें ऐसा थोड़ी होगा, है ना। मान लो स्पेयर है, स्पेयर में कोई भी दो पॉइंट अपन ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन सेगमेंट होगा पूरा स्पेयर के ऊपर थोड़ी होगा वो, है ना। वो लाइन सेगमेंट कहीं बीच से निकल रहा होगा, तो वो सरफेस प्लेन नहीं है, है ना। तो ये सरफेस यहाँ पे क्या है? प्लेन। सो ये एक तरीका इसी बात को बोलने का। दूसरा तरीका क्या है? इफ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स will be perpendicular to a fixed line of the surface, है ना। If line joining any two points of that surface will be perpendicular to a fixed line, then that surface is called plane, and that fixed line, जिस fixed line की बात कर रहे हैं, that fixed line is called नॉर्मल टू दी प्लेन, ठीक है। उसको अपन नॉर्मल बोल देंगे। तो अपन ने ये बोला कि कोई भी मान लो सरफेस है, उसको प्लेन कब बोलेंगे, है ना। इस सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट लिए अपन ने, है ना। अब इस सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट लेंगे अपन, इसको पहले इस तरीके से देखो। इस सरफेस मान लो इसी को प्लेन मानूं तो एक ऐसी फिक्स लाइन है, मान लो इस फिक्स लाइन के अब कोई भी दो पॉइंट को अपन ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, तो वो हमेशा क्या होगा? इस नॉर्मल वेक्टर के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। बहुत ऑब्वियस सी बात है ये, ठीक है। तो उस सरफेस का अपन नाम दे देते हैं, दैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अच्छा, एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए अपने को किन किन बातों की जरूरत होगी मिनिमम। तो देखो, अपन बोल रहे हैं कि एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए मैं बोलता हूं, एक तो मुझे चाहिए नॉर्मल वेक्टर, उस प्लेन के नॉर्मल एक मेरे को क्या चाहिए? वेक्टर। उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक चाहिए वेक्टर। तो एक तो क्या चाहिए अपने को? परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या अब एक परपेंडिकुलर वेक्टर से प्लेन फिक्स हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अपन बोल सकते हैं कि ये मान लो परपेंडिकुलर वेक्टर है, अब ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन, अब ये प्लेन कहीं भी मूव हो सकता है, राइट। तो अभी प्लेन फिक्स नहीं हुआ, परपेंडिकुलर वेक्टर फिक्स करने से प्लेन फिक्स नहीं हुआ। तो अपने को क्या फिक्स करना पड़ेगा? एक पॉइंट जिससे ये पास करता है। एक पॉइंट मिल जाए अपने को, मान लो यही वाला पॉइंट है वो, है ना, ये पॉइंट है, लेट से, है ना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से पास करता हुआ ये प्लेन। अब इस पॉइंट से, अब जैसे प्लेन को अपन आगे लेके जाएंगे वो पॉइंट पीछे रह गया, है ना, राइट। तो एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए अपने को क्या चाहिए? एक तो नॉर्मल वेक्टर और एक पॉइंट चाहिए प्लेन में।
तो इसका मतलब इतना यदि मिल गया अपने को, वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वेक्टर इक्वेशन की। तो अपन ने बोला क्या, अपने पास क्या है, एक प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है, लेट्स से दिस इज एन वेक्टर, इसका नाम दे दिया एन वेक्टर, और एक पॉइंट है जो प्लेन के अंदर है। बच्चों ये पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ अपने को है ना, 0 0 कहीं मान लो ऐसा है, तो ये एक पॉइंट है जिसका मेरे को अपन इसको अपन वेक्टर की टर्म्स में बात करें तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, और 3D में बात करें तो ये क्या दिया हुआ अपने को, एक पॉइंट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट दिया हुआ अपने को, और ये वेक्टर दिया हुआ है परपेंडिकुलर वेक्टर उस प्लेन के। तो अब इस प्लेन की अपने को क्या लिखनी है, इक्वेशन। ठीक है, इस प्लेन की अपने को क्या लिखनी है, इक्वेशन। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखने का एक ही तरीका है कि अपन एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं जनरल पॉइंट R। ठीक है, ये भी पॉइंट ही है बच्चों, एक जनरल पॉइंट अपन ने माना इन दी प्लेन। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, जो AR वेक्टर है ना, AR वेक्टर चाहे R पूरे प्लेन में कहीं भी घूम जाए ना, चाहे R पूरे प्लेन में कहीं भी घूम जाए, मान लो ये पॉइंट है A है ना, R पूरे प्लेन में कहीं भी घूम जाए, बट जो AR वेक्टर होगा वो हमेशा n कैप के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बोलो, AR वेक्टर जो भी होगा विल बी परपेंडिकुलर टू n वेक्टर। यदि AR को अपन ने जरा सा ऊपर कर दिया, ऐसे मान लो मैं बोल रहा हूं AR को तो मैं प्लेन के बाहर ले गया, अब प्लेन के यदि बाहर ले गया तो अब n के साथ उसका जो एंगल है वो क्या बनने वाला है, वो 90 डिग्री नहीं होगा, राइट है ना। इस AR वेक्टर को यदि प्लेन के बाहर ले गए अपन तो n के साथ अब 90 डिग्री एंगल नहीं बनने वाला है। ठीक है ना, वो सारे वेक्टर्स A से जुड़े हुए वो सारे वेक्टर्स है ना, कोई भी वेक्टर हो सकता है ना, कोई भी वेक्टर हो सकता है, हर एक वेक्टर का इस नॉर्मल वेक्टर के साथ एंगल क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री। कोई भी वेक्टर जरा सा ऐसे उठ गया, मान लो ऐसे है ना, हल्का सा यहां से मान लो थोड़ा सा प्लेन के बाहर आया, अब उस वेक्टर का इस एन कैप के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपन को प्लेन का इक्वेशन अब लिख सकते हैं अपन यहां से। बोलो सही है क्या बात, मतलब अपने को एक रेस्ट्रिक्शन पता लग गया कि भाई कोई भी R पॉइंट प्लेन के अंदर है तो उसकी मजबूरी है क्या, कि AR क्या होगा, परपेंडिकुलर टू n, तो वो सारे R अपने को मिल जाने चाहिए, और हर एक R के लिए ऐसी सिचुएशन अपन बना सकते हैं। ठीक है, बोलो, तो AR विल बी परपेंडिकुलर टू n, तो AR वेक्टर लिख लेते हैं बच्चों, R माइनस A। AR वेक्टर क्या होगा, R माइनस A वेक्टर है ना, इस प्लेन का कोई भी वेक्टर हो गया, इस प्लेन का कोई जनरल वेक्टर अपन ने ले लिया, AR वेक्टर। AR वेक्टर बनाया गया है, देखो R तो क्या है, पोजीशन वेक्टर है, R क्या है, पॉइंट है, A क्या है, पॉइंट है, AR जो बना है, AR वेक्टर लाइज इन दी प्लेन। AR वेक्टर क्या है, लाइज इन दी प्लेन, प्लेन के कहीं भी पैरेलल हो सकता है। अब ऐसा कोई भी वेक्टर होगा, हर एक का n के साथ एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, सो R माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहां से वेक्टर इक्वेशन मिल जाती है, R डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब अपने को पता है कि A मुझे पता है, A गिवन था, n भी मेरे को गिवन है, तो R डॉट एन जो भी होगा एक स्केलर नंबर होगा, तो अपन इस इक्वेशन को बहुत पॉपुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, R डॉट एन प्लस डी इक्वल टू 0। D इज सम स्केलर, R डॉट एन प्लस डी। R में क्या है, R एक वेक्टर है, वेरिएबल पॉइंट ऑन दैट है ना, R क्या है, वेरिएबल पॉइंट ऑन द प्लेन, और n क्या है, नॉर्मल वेक्टर। बहुत इजी है चीजें ये, बट इनिशियली गड़बड़ हो गई तो पूरा प्लेन गड़बड़ हो जाएगा है ना, अपन फास्ट जाएंगे बट अभी नहीं। ये अपन ने क्या निकाल लिया, वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब अपन बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में कुछ नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में अपने को पता है कि R को है ना, R वेक्टर जो अपन ले रहे थे, उस R वेक्टर को अपन अब क्या लिख देंगे, एक्स वाई जेड। R को अपन क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स वाई जेड, और ये पॉइंट जो A वेक्टर का नाम दिया हुआ था उसको अपन लिख लेते हैं x1 y1 z1 पॉइंट,
और ये वेक्टर क्या है, एन वेक्टर। एन वेक्टर की कोई एन वेक्टर हो बोलो, चाहे उसकी एक डायरेक्शन बता देते हैं कि इसके डायरेक्शन रेशियो लेट से ए बी सी। एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी एक वेक्टर है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। तो अब अपन बोलते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वही सेम चीज है बच्चों, r माइनस ए डॉट एन कैप इक्वल टू 0 है ना। अपन बोलेंगे कि ए आर वेक्टर जो भी है, जनरल पॉइंट ए आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। और यहां से क्या आ जाएगा देखो, r माइनस ए का मतलब क्या होगा, x माइनस x1। पहले r माइनस ए वेक्टर निकाल लेता हूं मैं, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। और n वेक्टर भी है अपने पास, a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप। r माइनस ए डॉट n इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। समझ में आ रही है क्या बात, है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ए इंटू एक्स वन क्या है, एक नंबर होगा, स्केलर नंबर, वेरिएबल तो नहीं है। ए पता है, x1 पता है, b पता है, y1 पता है, c पता है, z1 पता है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस ax1 माइनस ax1 माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन, ये पूरी क्वांटिटी जो थी उसको अपन ने लिख दिया है कांस्टेंट d। सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहां पे ए बी सी क्या है बच्चों, ए बी सी इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन या नॉर्मल वेक्टर टू दी प्लेन, ठीक है। सो ये था वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। यहीं से अपन बोल सकते हैं कि कोई भी प्लेन होगा वो इस फॉर्म का होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की जनरल इक्वेशन कैसी होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड plus d equal to 0. This is general equation of plane. Here a b c है ना, a b c are direction ratios of normal vector to the plane, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन है ना। अब इसमें देखो, कोई बच्चा बोलेगा कि सर c को मैं 0 रख दूं, तो ये इक्वेशन बन जाती है ax प्लस बी वाई प्लस डी। सर ये तो मैंने पढ़ा है 2D में है ना, 2D में, इन 2D इट इज स्ट्रेट लाइन। सर फिर गड़बड़ है ना, ये तो नहीं, ये बात तो गड़बड़ हो गई। 2D में आपने पढ़ाया था कि ये तो स्ट्रेट लाइन है, अभी आप सेम चीज को बता रहे हो कि ये तो प्लेन है। बोलो इसमें एक बार सोचो क्या है ना। ये इक्वेशन अपन ने क्या बोला, ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। मान लो c को मैं 0 ले लेता हूं और मैं वो ये भी बोल रहा हूं कि ये 3D में क्या है बच्चों, प्लेन। 3D में ये सेम इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, प्लेन को, है ना। और 2D में यही इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि 2D में अपन इस प्लेन के बाहर आ ही नहीं सकते ना, इस प्लेन के बाहर आना ही नहीं अपने को, एक लाइन में चलते गए। जैसे ही तुम प्लेन के बाहर आओगे, इन लाइन का स्टैकिंग कर दो, ये लाइन क्या बन जाएगा, एक पूरा प्लेन, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात। 3D में प्लेन लाइन की इक्वेशन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं 3D में। तो ये कंफ्यूजन किसी को यदि आ रहा है तो ये डाउट अपना क्लियर करें कि 3D में जब अपन 3D की बात करते हैं तो ये जो इक्वेशन अपने को दिख रही है ये एक प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी बच्चों। ये इक्वेशन भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी इन 3D, है ना। और ये इक्वेशन सेम इक्वेशन, c को मैंने मान लो 0 माना है, तो 2D में वो स्ट्रेट लाइन है, 3D में वो अब भी प्लेन ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, है ना। ये बिल्कुल डाउट अपना क्लियर करें, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों, ये प्लेन की इक्वेशन ही है, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा बात, है ना। ये जो डाउट है अपना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये बात
ये प्लेन ही है, ठीक है, क्योंकि 3D में अपन ने इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की क्या देखी है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वही होगी 3D में, ठीक है ना, इससे रिलेटेड कुछ नहीं होगा। ये हमेशा एक प्लेन को ए बी, मैं तो इवन ये बोल रहा हूं कि बी सी दोनों को मैं जीरो रख दूं तो x इज इक्वल एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो भी एक क्या है, प्लेन ही है। तो ये अपन बहुत आराम से देख सकते हैं। देखो जैसे ही अपन ने मान लो जैसे x इज इक्वल टू जीरो की बात करूं मैं, x इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, x इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, देखो x इज इक्वल टू जीरो का मतलब है एक प्लेन जिसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, इसका नॉर्मल वेक्टर है 1 0 0। तो नॉर्मल वेक्टर इसका क्या है 1 0 0। नॉर्मल वेक्टर 1 0 0 का मतलब क्या हुआ, देखो समझना, ये y है, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। तो x जीरो कहां पे होगा, x जीरो, या पहले z इक्वल टू जीरो लेता हूं, है ना, वो ज्यादा क्लियर होगा। z इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन। z इक्वल टू जीरो का मतलब क्या बच्चों, एक्स वाई प्लेन। तो इट्स ए प्लेन whose normal vector is 0 0 1, है ना। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है 0 0 और z का कोफिशिएंट है 1। तो एक प्लेन है ये z इक्वल टू 0 जिसका नॉर्मल वेक्टर है 0 0 1। नॉर्मल वेक्टर यही होगा 0 0 1। और किससे पास कर रहा है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट भी अपन यहाँ पे पता लगा सकते हैं, है ना, पॉइंट भी यहाँ पे अपन पता लगा सकते हैं ना। z इक्वल टू 0 का मतलब वो 0 0 0 से पास करता हुआ एक प्लेन है ना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रही है क्या बात, क्लियर है पॉइंट। तो z इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ प्लेन। वैसे ही x इक्वल टू 0 भी क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। y इक्वल टू 0 भी क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अपन ने बोला इक्वेशन ऑफ xy प्लेन, xy प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, z इक्वल टू 0। वैसे ही अपन बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ yz प्लेन, yz प्लेन का मतलब उसमें क्या 0 होना चाहिए, x इक्वल टू 0। ऐसे ही सिमिलरली अपन ने देखा है कि इक्वेशन ऑफ xz प्लेन विल बी y इक्वल टू 0, है ना। ये प्लेन की इक्वेशन है बच्चों, है ना। 2D में ये लाइन होती थी, यहाँ पे अब ये क्या है, प्लेन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपन ने 2D में पढ़ा है, वही सिमिलर वैसा ही कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, इसके कोफिशिएंट्स हैं। वहां पे अपन क्या करते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर देते थे, डिवाइड, है ना। वहां पे नॉर्मल फॉर्म तुमने याद हो तो क्या होती थी, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, है ना। पी इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। वही सेम काम यहाँ पे है, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या होगा यहाँ पे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस डी अपॉन अंडर रूट, है ना, इज इक्वल टू, मैं डी को उधर ले गया, ठीक है। तो ये जो आ रहा है ना, ये a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को यदि एक बार देखोगे तुम तो ये है क्या, बेसिकली दिस इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। दिस इज व्हाट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो इसको अपन डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि lx प्लस my प्लस सी जेड। तो lx प्लस my प्लस सी जेड इज इक्वल टू p इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। इसको नॉर्मल फॉर्म क्यों बोलते हैं, देखो यहां पे p क्या है, यहां पे p क्या बन जाता है अपने आप, p बन जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ऐसा क्यों, अभी अपन देखेंगे ना। p क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और ये LMN क्या है, यहाँ पे LMN क्या है, LMN आर व्हाट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो ऐसा कैसे हो रहा है, देखो इसको समझते हैं। अपन ने क्या बोला, अच्छा
कोई एक प्लेन लिया मैंने ना, समझना इसको अच्छे से, कोई एक प्लेन लिया, उसका नॉर्मल वेक्टर है मान लो एन कैप, एन कैप है नॉर्मल वेक्टर, उसका यहां से डिस्टेंस लेट से है पी, डिस्टेंस है लेट से पी, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, है ना, ये पी पॉइंट है मान लो ये है, तो ओपी का मोड अपने को मान लो दिया हुआ है पी, ठीक है, डिस्टेंस यही माना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज पी, ये पी मान लिया मैंने लेट से, ठीक है। तो ये जो पी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट जो प्लेन के अंदर है ना, कोई भी पॉइंट जो प्लेन के अंदर है पी पॉइंट, पहली बात तो ओपी में क्या मान रहा हूं, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओरिजिन, है ना, इट्स ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं अपन, जो क्या है एन कैप के पैरेलल है, ऐसा कुछ है ना, जैसे लाइन में अपन क्या करते थे, लाइन में से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, तो ये एंगल अल्फा मानते थे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू पी। सिमिलर वे में बच्चों यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, उस प्लेन के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, उस प्लेन के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन, है ना, ये मान लो एक प्लेन है, उस प्लेन के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन, तो प्लेन के जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन ओपी वेक्टर होगा वो एक तरीके से इसका क्या है, इसको एन कैप नाम दे देता हूं, है ना, ओपी कैप। तो मोड ऑफ ओपी लेट से मोड ऑफ ओपी इज इक्वल टू अपन ने मान लिया पी, ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपने पास है पी, तो ये पॉइंट यदि पी को मैं लिखना चाहूं डिस्टेंस की फॉर्म में, तो क्या मैं पी पॉइंट को ऐसा लिख सकता हूं क्या, पी पॉइंट को मैं कैसा लिख सकता हूं, देखो ओपी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू पी इंटू एन कैप, बोलो इस स्ट्रेट लाइन पे कितना चलना है, पी डिस्टेंस चलना है, और डायरेक्शन भी उसकी अपन को दी हुई है, तो मोड इनटू उसकी डायरेक्शन, तो P इंटू एन कैप, तो एक पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट है किस पे, उस प्लेन पे, तो P एन कैप क्या है, P एन कैप इज ए पॉइंट लाइंग ऑन दैट प्लेन, तो एक पॉइंट अपने को पता है और उसका परपेंडिकुलर वेक्टर भी अपने को पता है, तो क्या अपन लाइन की प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, एक जनरल पॉइंट लिया मैंने R, जनरल पॉइंट लिया R, तो R माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तो वही अपन बात कर रहे हैं, R तो एज इट इज R हो गया, माइनस एन यहाँ पे क्या है, P एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है, R डॉट एन कैप माइनस P इक्वल टू 0, तो क्या आ रहा है, देखो R डॉट एन कैप इज इक्वल टू P। समझ में आ रही है क्या बात, तो इसका मतलब R डॉट एन कैप को, R को क्या लिख दो, एक्स वाई जेड, और है ना R को यहां पे लिख दो, R क्या जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड, और एन कैप क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइंस, तो इसको जैसे ही रखा तो क्या आ रहा है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। इसका मतलब ये हो गया, है ना, डायरेक्शन कोसाइन की टर्म में यदि नॉर्मल वेक्टर लिखें, डायरेक्शन कोसाइन की टर्म में यदि प्लेन की इक्वेशन लिखें, तो जो कांस्टेंट जो बच रहा है, दैट कांस्टेंट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, तो अपन ने रिवर्स ये बात प्रूफ कर दी, ओपी को मानते हुए ये बात प्रूफ कर दिया कि यहां से जो अपन कांस्टेंट मिल रहा है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सो पी का बेसिकली अपन मोड कर लेंगे, क्योंकि अपने को पता नहीं है ना कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मोड ऑफ पी विल बी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। यदि अपन ने प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो जो कांस्टेंट मिलेगा दैट कांस्टेंट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। तो ये थी बच्चों नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब अपन जनरल बात करते हैं ना, जनरल ओवरव्यू, है ना, एक पॉइंट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट दिए हुए तो क्या करेंगे, प्लेन में 3 पॉइंट दिए हुए तो क्या करेंगे, है ना, प्लेन के पैरेलल कोई वेक्टर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, उसका अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अलग अलग केसेस लेते हैं, फर्स्ट व्हेन प्लेन के अंदर अपने को क्या क्या दिया हुआ है, अब 2 पैरेलल वेक्टर दिए हुए हैं प्लेन के अंदर 2 वेक्टर दिए हुए हैं ना, प्लेन के अंदर 2 वेक्टर दिए हुए हैं और एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मान लो A वेक्टर है, ये मान लो B वेक्टर है, ठीक है।
दो वेक्टर दिए हुए और एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट से ना, इसको पी क्यू ले लेते हैं अपन, है ना, पी क्यू। पी वेक्टर है मान लो a1 b1 c1, वो प्लेन के पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। क्यू वेक्टर है अपने पास, लेट से a2 b2 c2, है ना। एक पॉइंट अपने को दिया हुआ है प्लेन में, पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं x1 y1 z1। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे देखो। तो अपन ने यहां पे क्या बोला, अच्छा दो वेक्टर दिए हुए, दो वेक्टर से क्या निकाला जा सकता है, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, आसान सा काम है, ठीक है। तो इस बात को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं बेसिकली, क्या P क्रॉस Q से क्या निकल जाएगा, नॉर्मल वेक्टर। P क्रॉस Q से क्या निकलने वाला है, नॉर्मल वेक्टर, है ना। तो एक जनरल पॉइंट लिया अपन ने R, तो मैं बोलूंगा कि R माइनस ए डॉट P क्रॉस Q जो भी है क्या आना चाहिए, 0। P क्रॉस Q क्या है यहाँ पे, n वेक्टर। अब इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका देखो, ये इक्वेशन आ गई है ना, ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब इस बात को अपन कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहे तो कार्टेशियन फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, देखो r को मैंने यदि x y z ले लिया तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, और p की डायरेक्शन क्या है, a1 b1 c1, q की डायरेक्शन है a2 b2 c2। तो ये तीनों अपन एक तरीके से बोल सकते हैं यदि एक ही प्लेन में है तो इनका एसटीपी क्या होना चाहिए, 0। ये यही लिखा हुआ है r माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू इक्वल टू 0। तो इसी सेम बात को लिखने का बच्चों दूसरा तरीका क्या है ना, इस टर्म्स में भी अपन लिख सकते हैं कि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस x2 माइनस x1 नहीं, यहाँ पे दो पॉइंट नहीं है, यहाँ पे क्या है अपने पास a1 वेक्टर b1 वेक्टर c1 वेक्टर a2 वेक्टर b2 वेक्टर c2 वेक्टर। इसी बात को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया तो ये इसका क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो देखो x का क्या आएगा, लीनियर कोफिशिएंट ही आने वाला है, y का भी लीनियर कोफिशिएंट आने वाला है, z का भी लीनियर कोफिशिएंट आने वाला है। इसका मतलब ये एक प्लेन है जो पास करता है किससे, x1 y1 और z1 से। x1 y1 z1 रखते ही क्या आ जाएगा, 0, है ना। ये एक प्लेन का इक्वेशन है पासिंग थ्रू x1 y1 z1, ठीक है। तो ये थोड़ा फास्ट हो जाता है अपने को। बाकी अपन क्या कर सकते हैं, p क्रॉस q से पहले n कैप निकालेंगे और n कैप यदि निकल गया तो अपने पास क्या आ गया, a b c आ गया। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और उस पॉइंट को उसमें पुट कर देंगे x1 y1 z1 को, तो वहां से क्या आ जाएगा, d की वैल्यू, है ना। दूसरा अपन क्या करते हैं, यदि p क्रॉस q निकाल लिया अपन ने तो अपने को पता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इतना तो डायरेक्टली लिख देंगे अपन, प्लस अपन d नहीं पता, तो जैसे अपन x1 y1 z1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, d की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो, या अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, यदि नॉर्मल वेक्टर अपने पास आ गया p क्रॉस q से तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। ये क्या है, abc यहाँ पे क्या है, नॉर्मल वेक्टर, abc यहाँ पे क्या है, नॉर्मल वेक्टर p क्रॉस q, है ना। abc क्या है यहाँ पे, वेयर abc इज p क्रॉस q, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड अपन बात करते हैं, यहां पे दो पॉइंट दे दिया और एक पैरेलल वेक्टर दे दिया तो क्या करेंगे। तो मेरे को क्या दिया हुआ, एक पैरेलल वेक्टर दे दिया इस प्लेन में, दो पॉइंट दे दिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। पहले तो यहां से एक प्लेन मिल जाएगा ना, एक मान लो वेक्टर दिया हुआ है, दो पॉइंट ये दिया हुआ है, तो दो वेक्टर मिल जाएंगे, दो वेक्टर से मिलके एक प्लेन बनता है। तो अपने को एक पॉइंट पता है, तो यदि अपन इनिशियल डेफिनेशन से देखें तो अपने को b माइनस ए एक वेक्टर मिल जाएगा, एक वेक्टर पता है, दूसरा वेक्टर पता है, दो वेक्टर एक प्लेन के पता है, तो उसका नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं, b माइनस ए क्रॉस ये जो भी अपन ने p वेक्टर लिया है, तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, और एक पॉइंट पता है तो वहां से क्या आ जाएगा, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। और इसको अपन डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ए बी पता है, इसका मतलब एक वेक्टर हो गया अपने पास b माइनस ए जो उस प्लेन में है, ठीक है, ये वाला वेक्टर। एक वेक्टर क्या है, p वेक्टर उस प्लेन में है, और दूसरा अपन ने एक जनरल वेक्टर माना, वो क्या है, r माइनस ए। ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है,
ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में, इसका मतलब इनका एसटीपी क्या होना चाहिए, 0। इनका एसटीपी सीधा अपन 0 कर सकते हैं। कैसे, देखो आर को अपन ने ले लिया एक्स वाई जेड, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। बी माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, इस बी को मैं ले लेता हूं मान लो x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये एक वेक्टर, ये तो एक जनरल वेक्टर लिया था, ये एक वेक्टर, और तीसरा वेक्टर क्या है अपने पास p अपन मान लेते हैं लेट से a1 b1 एंड c1, तो a1 b1 c1 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। एसटीपी को 0 करते ही क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, करने का दूसरा तरीका क्या था, b माइनस ए क्रॉस p करते, वेक्टर आ जाता नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी से अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं ना, एक प्लेन में 3 पॉइंट यदि अपने को दिए हुए हैं तो क्या प्लेन की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं या अपन प्लेन डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। कोई भी 3 पॉइंट यदि अपने को नॉन कॉलिनियर दिए हुए हैं, एक प्लेन के अंदर 3 पॉइंट यदि दिए हुए हैं अपने को इन जनरल, तो उनसे बनने वाला एक प्लेन बनेगा। ठीक है, ये तो अपने को फॉर श्योर है। अपने को क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ये वेक्टर नहीं दिए हुए, इनके पॉइंट दिए हुए, तो इनसे मिलके एक प्लेन बनेगा इफ ए बी सी आर नॉन कॉलिनियर। तो 3 नॉन कॉलिनियर इन टर्म्स ऑफ 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो यहां पे देखो ए बी सी यदि अपने को दिया हुआ है तो क्या वेक्टर बना सकते हैं, किसी एक के रेस्पेक्ट में लिख लो, बी माइनस ए एक वेक्टर बन जाएगा, सी माइनस ए दूसरा वेक्टर बन जाएगा। तो 2 वेक्टर उस प्लेन में है अपने पास और एक पॉइंट है अपने पास, प्लेन की इक्वेशन लिख दी अपन ने। तो इसको लिखने का, और एक अपन क्या बोलते हैं इसको, जनरल पॉइंट मान लेते हैं आर। तो मैंने क्या बोला, आर माइनस ए वेक्टर, बी माइनस ए वेक्टर और सी माइनस ए वेक्टर, तीनों के तीनों वेक्टर क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। एक प्लेन में होंगे तो इनका एसटीपी क्या होगा बच्चों, 0। तो आर माइनस ए का मतलब एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और बी माइनस ए का मतलब हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन। सी माइनस ए का मतलब x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन, z3 माइनस जेड वन इक्वल टू 0। This is equation of plane. Either go by this way or you can go by this way. B minus a cross C minus a करो, क्रॉस प्रोडक्ट के सीधा नॉर्मल वेक्टर आ गया। उस नॉर्मल वेक्टर को यदि नॉर्मल वेक्टर पता है तो ax प्लस बी वाई डायरेक्टली वहीं से कर सकते हैं अपन, है ना। नॉर्मल वेक्टर मान लो आता है LMN या ए बी सी, तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन आ गई। जो भी यही ज्यादा यूज करते हैं अपन इन जनरल। ठीक है, तो ये इतनी सी बातें थी। अब इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। इसका जो पहला एप्लीकेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म, बात करते हैं अपन किसकी, नेक्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म। प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, देखो एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे है ना, ये प्लेन है एक, समझ आ रहा है ना। ये प्लेन कट कर रहा है, इसको मान लो कट करता है लेट से अल्फा 0 0 पे, इसको कट करता है 0 बीटा 0 पे, इसको कट करता है लेट से 0 0 गामा पे। तो अपन बोलते हैं कि उस प्लेन की इक्वेशन बच्चों क्या होगी, उस प्लेन की इक्वेशन होगी x बाई अल्फा प्लस वाई बाई बीटा प्लस जेड बाई गामा इज इक्वल टू 1। जैसे लाइन में क्या होता था, लाइन में x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म जैसी लाइन में वहां दिखती थी वही सेम दिखेगी। यहाँ पे देखो y और z को जैसे ही 0 रखा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा। ऐसे ही सिमिलरली x और y को 0 रखेंगे तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा। तो मतलब ये अल्फा 0 0, ये एक ऐसा प्लेन है जो अल्फा 0 0 से पास करता है, 0 0 गामा से पास करता है और 0 बीटा 0 से पास करता है। एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन है ये जो इन 3 पॉइंट से पास करती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये उस प्लेन का इक्वेशन होगा, है ना। कोई भी 3 पॉइंट से ही तो एक प्लेन बनता है। अब ये कोई दूसरे प्लेन की इक्वेशन नहीं हो सकती, ये इसी प्लेन की इक्वेशन है जो इन 3 पॉइंट से पास करता है। ठीक है, सही बात बोलो। अब अपन इसका प्रूफ करते हैं, देखो, है ना। प्रूफ अपन ने कैसे किया, देखो
ये 3 पॉइंट अपने को पता है, इन 3 पॉइंट से पास करता हुआ एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो मैंने क्या बोला, एक प्लेन है जिसके अंदर अपने को 3 पॉइंट दिए हुए। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था, b माइनस ए सी माइनस ए बना लो किसी एक पॉइंट और एक जनरल पॉइंट मान लो, है ना, ये a मान लेता हूं मैं, है ना। तो बाकी दोनों को इसके रेस्पेक्ट में लिख लेंगे और एक जनरल पॉइंट मान लेंगे r। तो r माइनस ए, b माइनस ए, सी माइनस ए एक ही प्लेन में होगा। r माइनस ए का मतलब क्या हुआ, x माइनस अल्फा, y माइनस 0, z माइनस 0। b माइनस ए का मतलब 0 माइनस अल्फा, 0 माइनस 0, गामा माइनस 0। c माइनस ए का मतलब 0 माइनस अल्फा, बीटा माइनस 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। सिंप्लीफाई करो, देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आया, x माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा माइनस के साथ प्लस y इंटू माइनस गामा अल्फा 0, ठीक है, y इंटू माइनस गामा अल्फा प्लस z इंटू क्या आ रहा है, देखो माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देखो क्या आ रहा है, अल्फा बीटा गामा एक तरफ कर लेते हैं, x माइनस अल्फा, ये बीटा गामा आएगा, बीटा गामा आएगा, राइट। तो देखो क्या आ रहा है अपने पास, देखो अल्फा बीटा गामा एक तरफ कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा मान लो, अल्फा बीटा गामा को उधर उठा के उधर ले गया मैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ को। तो अल्फा बीटा गामा इधर रह गया, एक तरफ अल्फा बीटा गामा बच गया, और इधर क्या बचेगा, x इंटू अल्फा बीटा प्लस y इंटू गामा अल्फा प्लस z इंटू अल्फा बीटा गामा का डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, x इंटू गामा बीटा, अल्फा बीटा गामा का डिवाइड कर दो तो क्या बच रहा है अपने पास, x बाई अल्फा प्लस y बाई बीटा प्लस z बाई गामा इज इक्वल टू 1। हैंस ये एक प्लेन है पासिंग थ्रू अल्फा 0 0 0 बीटा 0 एंड 0 0 गामा। समझ में आई क्या बात, बोलो। सो इन पे बेस्ड अब प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। तो ये अपन प्रॉब्लम्स करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर दिस 5 प्रॉब्लम्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ठीक है। तो अपने को क्या बोल रहा है, एक पॉइंट दिया हुआ है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एक प्लेन है जो -3 1 से पास करता है, बोलो, और परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दिस, मतलब दो पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के क्या है वो परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल वेक्टर दे दिया। तो नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं पहले से। तो नॉर्मल वेक्टर विल बी एन वेक्टर होगा लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का वेक्टर बना लो, इन दोनों पॉइंट को, है ना, इसका डायरेक्शन निकाल लो। ये पॉइंट कोई हो सकता है बाहर हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट प्लेन के अंदर हो। लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए वो प्लेन, ठीक है। तो इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग को परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया अपने पास एन वेक्टर क्या मिल गया, 2 - 1 1, 6 - 3 3, 1 - 0 1। सो दिस इज नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर आ गया अपने पास और एक पॉइंट अपने को पता है उसके अंदर, तो अपन प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो अपने को प्लेन को पता है कि प्लेन किस फॉर्म का होगा, x प्लस 3y प्लस z प्लस डी इक्वल टू 0, इस फॉर्म का होगा क्या प्लेन। ये यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या है, नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 3 1 कोफिशिएंट्स हो गए। अब इसको अपन किसी और से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस क्या होगा, रेशियो ही तो चेंज होने वाला है, नॉर्मल वेक्टर तो यही रहेगा, राइट। तो अपन ने अब इससे पास करवा देते हैं। अब ये जो प्लेन है किससे पास करता है, -3 1 से भी पास करता है, पास करवा दो। तो x इज इक्वल टू रख देते हैं -3 + 3 इंटू वाई की जगह रख दिया -3 प्लस z की जगह रख दिया 1 प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, d की वैल्यू आ जाएगी, है ना, -9 -12 + 1 माइनस का 11, तो d इज इक्वल टू आ गया 11। तो जो प्लेन अपने पास प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x + 3y + z
प्लस 11 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब एक तो ये तरीका हो गया, या अपन डायरेक्टली क्या बोलते हैं, अपन इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि भाई कोई एक आर वेक्टर ले लिया, आर माइनस ए डॉट एन कैप, सीधा ही बोल देते। तो आर माइनस ए हो जाएगा एक्स माइनस x1, तो x प्लस 3 आई कैप प्लस आर अपन ने जनरल पॉइंट लिया, ये है आर माइनस ए वाई प्लस 3 के कैप जे कैप प्लस z माइनस 1 के कैप का डॉट प्रोडक्ट, ये तो r माइनस ए हो गया, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर लो, n वेक्टर के साथ। n वेक्टर क्या है 1 3 1, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लिया बच्चों इसके साथ, तो क्या मिल जाएगा अपने को, है ना। डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं इसी फॉर्म में, इसको याद रखो, a इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये भी वही आने वाला है ना, x प्लस 3y प्लस z प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू 0 0 0। ये भी एकदम चिंदी सा प्रॉब्लम है। अब इसमें वेक्टर की फॉर्म में देख दिया, परपेंडिकुलर टू दिस, है ना, इस प्लेन, जो प्लेन है वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड पासिंग थ्रू दिस। तो अपने को अब क्या दिया हुआ है, देखो एक पॉइंट दिया हुआ है 0 0 0 से पास करता है वो प्लेन, और एक परपेंडिकुलर वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, 1 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 0 प्लस माइनस 1 इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, यही होगी। पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो इन दोनों प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया अपने को दो पैरेलल वेक्टर इस प्लेन के दिए हुए हैं, मतलब दो वेक्टर उस प्लेन के अपने को दिए हुए हैं, है ना। अब उस प्लेन के पैरेलल होने का मतलब क्या है, देखो दो वेक्टर उस प्लेन के पैरेलल होने का मतलब क्या है, देखो ये जो है ना, ये अपने पास प्लेन है, तो कोई भी दो वेक्टर अपने को ऐसे दिए हुए हैं, तो इनका जो क्रॉस करेंगे तो उसका क्रॉस क्या आएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आने वाला है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आने वाला है। इसका मतलब अपने को नॉर्मल वेक्टर दे दिया। बोलो सही है क्या बात, फील कर पा रहे हो इस चीज को, है ना। दो उस प्लेन में वेक्टर देने का मतलब क्या है, अपने को क्या दे दिया उसने, नॉर्मल वेक्टर का, यहां से नॉर्मल वेक्टर निकाल लो, और एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे पास करता है, वही प्रॉब्लम बन गया वापस। बट इसको करने का एक और तरीका है, और क्या दोनों प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है ना, ऐसा कुछ नहीं कि दोनों में कुछ डिफरेंस है, बट हाँ उससे भी कर लेना चाहिए अपने को। एक है 1 माइनस 1 0, एक है 1 1 1। ये वेक्टर है बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। इसके पैरेलल होने का मतलब क्या है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर के अलोंग है ना, ये ऐसा कुछ दो वेक्टर दिया हुआ है, और एक पॉइंट दिया हुआ है 1 1 2, है ना, एक पॉइंट दिया हुआ है 1 1 2। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, एक मैंने जनरल वेक्टर ले लिया, मान लो r, तो अपन बोलते हैं कि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, तो r माइनस ए डॉट b क्रॉस c कर लेते हैं, इसको b मान लेता हूं, ये c है तो b क्रॉस c कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 2 1 1 1 1 माइनस 1 0, इसका STP 0 करते ही क्या मिल जाएगा अपने को, कर लेते हैं इसको, x माइनस 1 इंटू 1 प्लस y माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0 तो 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 इंटू z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अनदर वे विल बी, डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, b क्रॉस c निकाल लेते हैं पहले, है ना। पहले b क्रॉस c निकालने का मतलब क्या हुआ, i j के
बी क्रॉस सी निकालने का मतलब अपन 1 1 1 से ये तो क्या आ जाएगा एन वेक्टर, तो एन वेक्टर यदि निकालेंगे तो एन वेक्टर क्या मिलने वाला है अपने को, यही मिलने वाला है 1 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है, यही मिलने वाला है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर दो, कहने का मतलब ये हो गया अपने पास 1 इंटू एक्स माइनस ये पॉइंट है तो x माइनस एक्स1, इसको यूज कर रहे हैं अपन a इंटू एक्स माइनस एक्स1 प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई1 प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड1 इक्वल टू 0, वही चीज है सेम। a क्या है अपने पास 1 इंटू एक्स माइनस एक्स1 एक्स माइनस 1 प्लस, बट ये कंफ्यूज नहीं होना कभी कि वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, वेक्टर अलग होता है, पोजीशन वेक्टर अलग बात है। पोजीशन वेक्टर का मतलब अपने को क्या दिया हुआ है, वो पॉइंट दिया हुआ है, सी यहाँ पे क्या है -2, ठीक है, समझ में आ रही है बात बच्चों, ठीक है। तो बाकी दोनों क्वेश्चन एक बार देखो क्या है, पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, एक बार इसको सोचो, डायग्राम बनाओ कैसा होगा, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू these 2 points and perpendicular to the plane this, डायग्राम बनाओ एक बार, खुद से कर लो। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट से वो प्लेन पास करता है, तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट उसके अंदर है ना, एक तो क्या है 2 2 1 पॉइंट है और 9 3 6, ये दोनों पॉइंट है उसके पास, है ना, उस प्लेन के अंदर 2 पॉइंट दिए हुए हैं परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा प्लेन है जो इसको ऐसे कट कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस प्लेन जो प्लेन दिया हुआ उसका नॉर्मल देखें तो उसका नॉर्मल एक बार इमेजिन करो, नॉर्मल क्या इस प्लेन के पैरेलल आएगा, क्या बोलो, ये वाला प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उस प्लेन का जो नॉर्मल आने वाला है वो इस वाले प्लेन के क्या आएगा, पैरेलल आएगा, ठीक है ना। जैसे ये प्लेन में मानू इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये है प्लेन, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या दिख रहा है अपने को, नॉर्मल वेक्टर पैरेलल दिख रहा है ना इस प्लेन के, इसका मतलब अपने को क्या मिल गया, एक ऐसा, उसका नॉर्मल वेक्टर पर निकाल सकते हैं यहां से 2 1 -2, सॉरी यहां से 1 3 3, तो उसका जो नॉर्मल वेक्टर है दूसरे प्लेन का वो इस प्लेन के क्या होगा बच्चों, पैरेलल। तो इसका मतलब इस प्लेन में अपने को एक वेक्टर और मिल गया, दिस वेक्टर इज व्हाट 1 3 3। तो अपने को क्या है, इस प्लेन का एक वेक्टर पता है और 2 पॉइंट पता है। प्लेन की इक्वेशन लिखी जा सकती है क्या, a माइनस बी से क्या लिख सकते हैं, एक दूसरा वेक्टर, इस वेक्टर और इस वेक्टर की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर मिल गया और एक पॉइंट मिल गया, प्लेन की इक्वेशन लिखी जा सकती है, ठीक बात, बोलो सही है। तो करते हैं अपन ने क्या बोला, एक जनरल पॉइंट आर लिया अपन ने, एक्स वाई जेड, एक वेक्टर तो हो जाएगा ये वाला, एक वेक्टर हो जाएगा a माइनस आर और एक ये वेक्टर, ये तीनों क्या होंगे, कोप्लेनर, इसको अपन बोल सकते हैं ये क्या है, एक ही प्लेन में। या अपन बोलेंगे कि पहले क्या करो, n वेक्टर निकाल लो, n वेक्टर कहां से निकालो, n वेक्टर निकालो a माइनस बी क्रॉस 1 3 3 से, क्या निकाल लेंगे, n वेक्टर निकाल लिया और एक पॉइंट पता है तुम्हारे को, पॉइंट क्या है अपने पास, कोई भी एक पॉइंट मान लो, 2 2 1 ही मान लेते हैं ना, नॉर्मल वेक्टर पता है और एक पॉइंट पता है जिस पॉइंट से वो पास करता है, लेट से 2 2 1, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, दिस इज वन वे। और दूसरा अपन ने बोला कि एसटीपी से भी कर सकते हैं अपन, एसटीपी से मैंने क्या बोला, x माइनस 9 y माइनस 3 z माइनस 6, ये एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर क्या है 2 माइनस 9 माइनस का 7, 2 माइनस 3 माइनस का 1, 1 माइनस 6 माइनस 5, और एक वेक्टर जो है वो दैट इज 1 3 3। दिस STP इक्वल टू 0 विल गिव इक्वेशन ऑफ प्लेन, सही बात बोलो, दोनों ही चीजें इसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से अपने को एक तो प्लेन की इक्वेशन दी हुई थी, उससे नॉर्मल वेक्टर अपन ने कैसे पता किया कि नॉर्मल वेक्टर क्या है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट्स, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स। इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1। ऐसा सेम प्रॉब्लम कई बार आईआईटी में आया हुआ है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स एंड पासिंग थ्रू दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस बात का मतलब अब अपने को प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका जो नॉर्मल है, अब इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल आर को मैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के लिखता हूं, तो ये प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2 बन जाएगी। क्या बोलो, ये दिखने में थोड़ा सुंदर है। आर की जगह एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के लिख देता हूं, तो ये इक्वेशन भी क्या बन जाएगी, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। तो दोनों इक्वेशन बहुत ही सुंदर फॉर्म में मिल गई, कार्टेशियन फॉर्म में मिल गई। कार्टेशियन फॉर्म से डील करना अपने लिए थोड़ा सा आसान होता है, तो इसलिए कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा प्लेन है जो इसके परपेंडिकुलर है, उसकी इक्वेशन अपने को दी हुई है, तो वहां से अपने को क्या मिलने वाला है बच्चों, एक पैरेलल वेक्टर मिलने वाला है इस प्लेन के, है ना, क्योंकि उसका जो नॉर्मल होगा वो इस प्लेन के क्या होगा बच्चों, पैरेलल। ठीक बात बोलो। तो ये इंफॉर्मेशन अपने को सीधी अब यूज कर लेनी है ना, ये अपने दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ यार इसके कोई परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, उसका जो नॉर्मल होगा वो इसके प्लेन में होगा। तो उसका नॉर्मल एक, तो एक का नॉर्मल है 1 2 2, तो एक वेक्टर अपने को दे दिया 1 2 2 इसके प्लेन में, दूसरा वेक्टर अपने को दे दिया 2 1 -2 2 1 -2, तो दो वेक्टर उस प्लेन के मिल गए और अपने को क्या दिया हुआ 1.111, है ना, बहुत ही सुंदर। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया, ये दोनों वेक्टर मिल गए। अब अपन क्या कर सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। बोलो, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, नॉर्मल वेक्टर, और एक पॉइंट उसके अंदर दिया हुआ है, तो अपना कहानी हो गया। या डायरेक्टली अपन बोलेंगे कि x -1 y -1 z -1, है ना, अपन ने एक जनरल r वेक्टर लिया, तो r माइनस a विल बी in the same plane of these three, है ना, r minus a, this vector, these three vectors are in the same plane। ये वेक्टर क्या है 1 2 2, ये वेक्टर क्या है 2 1 -2 इक्वल टू क्या 0, बट ये थोड़ा फील कम देता है एसटीपी, तो इससे करो पहले एक n वेक्टर निकाल लो a क्रॉस b से, a क्रॉस b किया तो i कैप j कैप k कैप, पहले मैंने क्या निकाला a क्रॉस b 1 2 2 2 1 -2, ठीक है, तो n वेक्टर क्या निकल गया बच्चों, n वेक्टर निकल गया अपने पास i कैप -4 -2 -6 j कैप के साथ -4 + 2 -2, है ना, j कैप के साथ अपने पास क्या आएगा 4 + 2 6, है ना, आई कैप के साथ -2 -4 -2, ठीक है, जे कैप के साथ भी सही है कैलकुलेशन। के कैप के साथ क्या आएगा देखो 1 -4 -3, तो अपने पास n वेक्टर क्या आ गया देखो, n वेक्टर विल बी, अब इसको -6 6 -3 भी ले सकते हो तुम, -2 2 -2 2 -1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n वेक्टर कोई भी पैरेलल वेक्टर इसके अलोंग ले सकते थे। 3 कॉमन लेके अपन ने बोला कि -2 आई कैप, -3 कॉमन ले लेता हूँ, 2 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, तो 2 -2 1 एक वेक्टर है, 2 -2 1 एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। ठीक है, तो अपने को ये समझ में आ गया कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, या डायरेक्टली ये भी ले सकते थे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो -6 इंटू पॉइंट अपने को पता है x -1 प्लस 6 इंटू y -1 प्लस -3 इंटू z -1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, बोथ आर सेम। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि कैसा भी 2 पॉइंट दे दो, 1 पॉइंट दे दो, एक प्लेन के पैरेलल वेक्टर दे दो, है ना, हर एक से अपन क्या इन द एंड अपना थॉट प्रोसेस क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर निकालना है और एक उस पॉइंट में, उस प्लेन में एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, ये दो बातें निकालते ही, ये दो बातें यदि ध्यान रखते हो तो प्लेन काफी आसान लगेगा, है ना। प्लेन बहुत वैसे बहुत ही सिंपल है। प्लेन को बस दो जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो
ये है ना, हर एक का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं। इसको बहुत सिंपल तरीके से देखो, प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, चीजें बन जाएगी, ठीक है। दूसरा, स्ट्रेट लाइन और प्लेन की जो इक्वेशन है उन दोनों में आपस में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। देखो 2D में जो स्ट्रेट लाइन था वो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी टाइप का है ना। 3D में प्लेन की इक्वेशन है वो सेम, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तुम आगे देखोगे भी सही कि वहां पे जो 2D में जो स्ट्रेट लाइन पे प्रॉपर्टीज थी वही सेम, सिमिलर काइंड ऑफ इमेज निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, उनका सबका फॉर्मूला सेम ही आने वाला है, तो समहाउ रिलेटेड है चीजें, ठीक है। और 3D में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है दैट इज x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है। तो कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं अपन यहाँ पे। कुछ प्रॉब्लम्स और करते हैं अपन यहाँ पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स, दीज 3 पॉइंट्स, चेक वेदर द पॉइंट दिस लाइज ऑन इट और नॉट, ठीक है। 3 पॉइंट से पास करता हुआ एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है अपने को, तो बहुत ही आसान है भाई। 3 पॉइंट अपने को पता है एक प्लेन में, मतलब इससे बनने वाला एक प्लेन जरूर होगा यदि ये तीनों नॉन कॉलिनियर है तब, ठीक है। तो निकालते हैं अपन। तो अपन ने बोला कि कोई 2 वेक्टर निकाल लो पहले तो किसी एक के रेस्पेक्ट में। तो ये पॉइंट मान लेते हैं अपन बी के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं सबको, या ए के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो ए पॉइंट क्या, मान लो ए पॉइंट है अपने पास 1 0 1 है अपने पास, और बी है 2 1 -1। तो ये वेक्टर की यदि बात करें, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ये लिख सकते हैं अपन। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए, 2 -1 1 1 -1 -1 1 1 -2 1 1 -2। सी माइनस ए विल बी 0 -1 -1 0 1 -1 0 1, ठीक है। तो दोनों वेक्टर मिल गए अपने पास, 2 वेक्टर उस प्लेन के मिल गए, और एक पॉइंट अपन ने जनरल मान लिया, मान लो आर वेक्टर है। आर वेक्टर नहीं माना है, आर पॉइंट माना है अपन ने ना, एक्स वाई जेड। तो आर माइनस ए वेक्टर भी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, है ना। ये वेक्टर की जब भी बात करेंगे, आर पॉइंट तो क्या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा, पोजीशन वेक्टर माना है, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या पोजीशन वेक्टर। तो आर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, आर माइनस ए वेक्टर विल बी x माइनस ए वेक्टर यहाँ पे क्या है 1 0 1, तो x माइनस 1 y माइनस 0 z माइनस 1, ये वेक्टर अपन बोलेंगे। और 1 1 -2 वेक्टर एंड -1 0 1 वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में है। बोलो ये एक ही प्लेन में, तो इनका एसटीपी क्या होना चाहिए 0, या इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके किसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, x माइनस 1 y z माइनस 1 का डॉट किसके साथ 0 1 1 -2 क्रॉस -1 0 1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके तो नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, उसका डॉट इसके साथ क्या आना चाहिए 0, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, x माइनस 1 y z माइनस 1, या डायरेक्टली क्रॉस ही कर लेते हैं। इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, देखो क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला है 1 1 -2 -1 0 1। देखो क्या आ रहा है, x माइनस 1 इंटू 1 प्लस y इंटू 2 -1 1 प्लस z माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई, देखो x प्लस वाई प्लस z प्लस z -1 इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देख लो यहाँ पे क्या पॉइंट चेक करना है अपने को, 1 2 1 चेक करना है। 1 2 1 रख के देखो, नहीं आ रहा है इनका, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 1 इज नॉट लाइंग ऑन द प्लेन। तो 1 2 1 पॉइंट जो है इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि 1 2 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस प्लेन की। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, यहाँ पे जनरल पॉइंट ऑन दैट प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो,
तो ये तो प्लेन का काफी सिंपल सा हो गया। अब तो प्लेन बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है देखा जाए तो। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2 3 5। ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फॉर्म, हेंस फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई ए प्लस जेड बाई ए इज इक्वल टू 1, इस टाइप की इक्वेशन होने वाली है। एंड पासिंग थ्रू 2 3 5, तो 2 3 5 से इसको पास करा दो, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a, है ना। इसको पास करवा दिया मैंने 2 3 5 से, तो ये इसमें रख देंगे 2 3 5, a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 10। तो इक्वेशन क्या मिलने वाली है अपने को, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। यहाँ पे अंडर रूट 1 1 1 तो हो जाएगा रूट ऑफ 3, एक्स बाई रूट 3 प्लस वाई बाई रूट 3 प्लस जेड बाई रूट 3 इज इक्वल टू 10 बाई रूट 3। नाउ दिस इक्वेशन इज फॉर्म LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P में कन्वर्ट हो चुका है ये। तो ये जो P मिलने वाली है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो 10 बाई रूट 3 इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये भी सिंपल सी प्रॉब्लम थी। अभी बेसिक देखो अपन लर्न कर रहे हैं तो चीज़ों को बिल्कुल सिंपल वे में ही देख रहे हैं, है ना। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम ही अपने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वेरिएबल प्लेन विच इज ऑलवेज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन, कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a b एंड c, फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ABC, सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC, है ना। ये थोड़ा सा अपन ने इसका लोकस की प्रॉब्लम इन्वॉल्व की है इसमें। ठीक है, तो सोचते हैं अपन क्या बोल रहा है। देखो, एक प्लेन है, कोई भी प्लेन, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज फिक्स्ड। कांस्टेंट डिस्टेंस पे वो इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है कि ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या है, p। तो इस तरीके से कहीं भी जा सकता है वो, बट ये जो डिस्टेंस है वो p रहने वाली है हमेशा, है ना। इसका मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन विल ऑलवेज बी p। ठीक है, तो इसका मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म से अपन इसमें जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा अपने लिए, है ना, ज्यादा बेटर है। तो नॉर्मल फॉर्म से जाते हैं। नॉर्मल फॉर्म से मैंने ये बोला, सबसे पहले तो अपने को निकालना क्या है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो पहले वहीं से चीजों को शुरू करते हैं, क्योंकि उसी का जिसका अपन ने 2D में पढ़ा है, जिसका लोकस निकालते हैं उसको पहले कुछ माने और वहीं से चीजें शुरू करो तो ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो इसका अपने को सेंट्रोइड दिया हुआ अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। तो अपने को पता है ये पॉइंट यदि ABC होता, ये पॉइंट मान लेंगे, यदि सेंट्रोइड इसका 3 अल्फा 3 बीटा, सेंट्रोइड इसका अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं। सेंट्रोइड अपन ने क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा, है ना। तो अपने को सेंट्रोइड पता है, दिस ये जो भी कोऑर्डिनेट है मान लो a0 0 है, तो अपने को पता है कि सेंट्रोइड इज इक्वल टू क्या होगा, a/3 इज इक्वल टू सेंट्रोइड होने वाला है ना। a/3 प्लस b का कोऑर्डिनेट अपने को पता है कि ये 0 ही है, और यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो a प्लस 0/3 इज इक्वल टू अल्फा, मतलब a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 अल्फा। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 अल्फा, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 बीटा, और ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 गामा। यदि सेंट्रोइड अल्फा बीटा गामा है तब लेट द सेंट्रोइड बी अल्फा बीटा गामा। तो यहां से अपन को ये मिल गया कि ये पॉइंट कहाँ पे कट कर रहे हैं। अब इसकी इक्वेशन लिखना तो काफी आसान है। अपने को पता है कि इक्वेशन क्या आ जाएगी, x/3 अल्फा प्लस y/3 बीटा प्लस z/3 गामा इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a, b एंड c। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अपने को क्या चाहिए, ये इक्वेशन जो भी मिली प्लेन की, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज p। फिक्स है ना डिस्टेंस,
तो अभी तक अपन ने उस कंडीशन का यूज नहीं किया है, तो अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन मिल जाएगा। देखो तो पहले इसको ओरिजिन से डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, x अपॉन 3 अल्फा प्लस y अपॉन 3 बीटा प्लस z अपॉन 3 गामा। दोनों तरफ क्या करो, इसके जो कोफिशिएंट है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, या दोनों तरफ डिवाइड कर दिया मैंने, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 गामा स्क्वायर। इधर भी अपन ने सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। अब अपन जानते हैं कि ये जो भी है ये क्या बन रहा है, एक्सएल प्लस वाई एम प्लस जेड एन इज इक्वल टू ये अब अपने को क्या मिलने वाली है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी मिलेगा अपने को गिवन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी क्या है, p। तो ये दोनों चीज़ों को इक्वेट कर दो, तो p इज इक्वल टू यहाँ से अपने को क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर प्लस, है ना, अल्फा बीटा गामा यहाँ पे क्या है, लोकस। अल्फा बीटा गामा वो जनरल पॉइंट है सेंट्रोइड का। तो देखो क्या आ गया, स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1 अपॉन, अब अल्फा बीटा गामा की जगह रख देते हैं एक्स वाई जेड, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन पी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ, अपन बोल सकते हैं लोकस ऑफ सेंट्रोइड। सिमिलरली वी कैन फाइंड लोकस ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का सेंटर क्या होता है, टेट्राहेड्रन का सेंटर होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ओरिजिन बाई 4, है ना, बाई 4 होता है। सेंटर अपन ने डिफाइन किया था, तो वहां से उसका भी लोकस मिल जाएगा। अपन ने बोला लेट द सेंटर बी अल्फा बीटा गामा, तो यदि अल्फा बीटा गामा सेंटर है, कौन से टेट्राहेड्रन की बात कर रहे हैं, देखो जो ये टेट्राहेड्रन मिल रहा है ना, यहाँ पे ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन इसको एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को जेड एक्सिस को ऐसे कट कर रहा है, और ये जो टेट्राहेड्रन इस ओरिजिन पे पॉइंटेड है, इसकी अपन बात कर रहे हैं ना, ये अंदर की साइड में ऐसे जाके, इस टेट्राहेड्रन का क्या निकालना अपने को, सेंटर। तो अपन ने मान लिया सेंटर यदि अल्फा बीटा गामा है, तो अपन ने बोला कि ये यदि मान लो a 0 0 होता, तो सेंट्रोइड होता क्या, a प्लस 0 प्लस 0, ये है 0 0 0, तो अपन बोलते हैं कि a बाई 4 इज इक्वल टू क्या है, अल्फा। ऐसे ही b बाई 4 इज इक्वल टू बीटा, c बाई 4 इज इक्वल टू गामा। यहाँ से अपन बोलते हैं कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 अल्फा, एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 बीटा, और c की वैल्यू आ जाएगी 4 गामा। ठीक है, अब क्या निकाल लेते हैं अपन, इसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो x बाई 4 अल्फा प्लस y बाई 4 बीटा प्लस z अपॉन 4 गामा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। अब इस प्लेन की खूबी क्या है, ये प्लेन क्या है, कहाँ से फिक्स डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से ये फिक्स डिस्टेंस पे है, तो ओरिजिन से इसकी दूरी क्या होगी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा गामा। इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपने को, p। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो अपने को क्या मिल जाएगा, स्क्वायर करने के बाद एक्स अल्फा बीटा गामा को रख दो x y z, तो ये मिल जाएगा अपने को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन पी स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में जो भी अपन ने पढ़ा है, प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, है ना, ये सब अपने को समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे पॉइंट एंड प्लेन। ठीक है।